नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाटा, बीए पार्ट फर्स्ट के समस्त विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशन, मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंधों में हम दो प्रकार के संबंध पढ़ चुके थे। मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक के मानव के पर्यावरण के साथ जो संबंध हैं उनको मुख्य रूप से हमने तीन भागों में बांट करके अध्ययन किया है। एक प्रारंभिक वो समय जब मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर, वातावरण पर, पर्यावरण पर निर्भर था। मानव को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी तो उसको नदी तट पर जाना पड़ता था। मानव को खाने की आवश्यकता होती थी, भूख लगती थी तो उसे जंगल में जाना पड़ता था। तो पूर्ण रूप से मानव था वो प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति जैसा चाहती थी वैसा ही मानव को करना पड़ता था। प्रकृति के नियमों, निर्देशों और आदेशों की हूबहू पालना मानव को करनी होती थी। इस दौर के जो संबंध थे उसे नियतिवाद, संभववाद, वातावरणवाद, पर्यावरणवाद आदि नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में विस्तार से पहले के वीडियो में हमने बता चुके हैं। उसके बाद में जब मानव थोड़ा सा विकसित हुआ, मानव ने अपनी बुद्धि और कुशाग्रता से नई तकनीक का आविष्कार किया। मानव कुछ ऐसे कार्य करने लगा जो प्रकृति अलाउ नहीं करती थी। मानव स्वयं पक्षी की तरह आकाश में उड़ने लगा। एरोप्लेन का आविष्कार करके मानव आकाश में घूमने लगा। मानव ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनको प्रकृति अलाउ नहीं करती थी, प्रकृति ने अनुमति नहीं देती थी। इस तरह के कार्य करके मानव ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकृति ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति मानव के लिए बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत करती है और उन संभावनाओं में से जो सबसे ज़्यादा संभाव्य है उस संभावनाओं की चॉइस करके मानव स्वयं अपने अकॉर्डिंग कार्य करता है। इस विचारधारा को संभववाद विचारधारा कहा जाता है, पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। जहाँ पर पर्यावरणवादी विचारधारा का समर्थन जर्मन भूगोलवेताओं ने किया, उसी तरह संभववादी विचारधारा का जन्म और विकास है वो फ्रांस में हुआ। निश्चयवाद का जनक हम रेडजेल को कह सकते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल को कह सकते हैं। तो संभववाद का जनक है वो विडाल डी लाप्लास, फ्रांसीसी भूगोलवेता को कह सकते हैं। तो ये दो तरह के संबंध हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में मानव पर्यावरण के संबंध में तीसरे जो संबंध हैं जिसको हमने नाम दिया है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, निश्चयवाद हो चुका था, संभववाद भी हो चुका था, आज है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। इस विचारधारा का प्रतिपादन ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने किया और इस नवनिश्चयवादी विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ नियतिवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना है। इसी तरह जी टेथम ने नवनिश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद भी कहा। तो ये इसके प्रतिपादक हुए। आगे चल करके ग्रिफिथ टेलर ने यह स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अभी तक हमने दो विचारधाराएं पढ़ी, निश्चयवादी और संभववादी। निश्चयवाद में भी अतिवाद है और संभववाद में भी अतिवाद है। निश्चयवादी सब कुछ पृथ्वी को मानते हैं और मनुष्य को केवल प्रकृति का या धरती का धूल का कण माना है।
जितना महत्व प्रकृति में धूल के कण का है उतना ही महत्व मानव का है। ऐसा माना है निश्चयवादियों ने, नियतिवादियों ने। इसके जस्ट विपरीत संभववादियों ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। मानव वह सब कुछ है जो प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। प्रकृति जो कार्य को अलाउ नहीं करती है, जिस कार्य की अनुमति नहीं देती है, वह कार्य भी मानव ने करके दिखाया है। तो दोनों ही विचारधाराओं में अतिवाद है, लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने अपने नवनिश्चयवाद में दोनों विचारधाराओं में संतुलन, समायोजन स्थापित करने की कोशिश की है। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल पुस्तक में स्पष्टतः इस तथ्य पर बल दिया है कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात प्रकृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रकृति को मानना होगा, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित समय में भी नहीं बंधा जा सकता। अर्थात वास्तव में न तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का पूर्ण विजेता है। ये जो महत्वपूर्ण बात है ये निश्चयवाद ने कही है और यही इस विचारधारा का सार है। आप देखेंगे वास्तव में न तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मनुष्य को प्रकृति का सहयोग लेना पड़ेगा और प्रकृति भी सब कुछ नहीं है, प्रकृति का कोई महत्व नहीं है यदि मनुष्य नहीं रहे तो प्रकृति भी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि प्रकृति पर मानव है, प्रकृति का उपयोग करने वाला मानव है। इसलिए दोनों का एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं है, दोनों के बीच में क्रियात्मक संबंध पाया जाता है। यही नव निश्चयवाद है। नव निश्चयवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विश्व के अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जनसंख्या को देखते हुए संसाधनों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मानवीय विकास के लिए आर्थिक संभावनाओं के बढ़ते क्रम को नहीं रोका जा सकता। मनुष्य को पुनः जंगली पशु की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसलिए आर्थिक प्रगति आवश्यक है, परंतु हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग अधिक करना चाहिए जिनका नवीनीकरण प्राकृतिक या मानवीय रूप से अधिकाधिक संभव हो। इसके लिए विकसित देशों में इस्पात व अन्य धातुओं को पुनः चक्रीकरण में लाया जाता है और जल का भी पुनः चक्रण प्रारंभ कर दिया गया है। पेट्रोलियम जनित रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करके या इनके स्थान पर ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग कर वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल खाना बनाने में बल्कि मोटर कार और अन्य स्वचालित वाहनों को चलाने में किया जाने लगा है। इस प्रकार कृषि कार्यों का अधिक क्षेत्रीय विकास न करके सघन कृषि तथा माशागृहों में उपस्थित वनस्पति और जीव जंतुओं से उत्पन्न भोजन मनुष्य के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तकनीकी अनुसंधान का उपयोग जंतुओं की संख्या कम करने परंतु अधिक दूध, मांस व ऊन उत्पन्न करने में किया जा रहा है। इसी प्रकार मनुष्य की भोजन आवश्यकताओं के लिए भी अन्य संचित भोजन सामग्री बनाई जा रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम हो तथा मनुष्य और पर्यावरण के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। आगे हम देखते हैं नीतिवाद का समर्थन श्राडर महोदय ने भी किया है। श्राडर महोदय ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी में लिखा है कि विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर समन्वय होना चाहिए और मानव भूगोल का नारा प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्राडर महोदय ने कही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव ने
न तो प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है और न ही मानव ने प्रकृति की अधीनता स्वीकार की है, बल्कि मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रकृति का सहयोग लेना ही पड़ेगा। प्रकृति के सहयोग को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये बात कही है श्राडर महोदय ने। इसी प्रकार टेलर महोदय ने लिखा है, मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र, मंद या अवरुद्ध करने में सक्षम है, लेकिन यदि वह विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक के समान है, जो गति को परिवर्तित तो नहीं कर सकता, किंतु प्रगति की दिशा को नहीं। और यही वाक्यांश रुको और जाओ नीतिवाद के लेखक के भौगोलिक दर्शन को व्यक्त करता है। एक महत्वपूर्ण बात है, ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ नीतिवाद के नाम से भी पुकारा है। रुको और जाओ इसलिए पुकारा है, उन्होंने प्रकृति की तुलना एक किसी शहर के चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस से की है। ट्रैफिक पुलिस आने वाले यातायात की गति को तो कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता, उसकी दिशा को बदल नहीं सकता है। यदि मनुष्य अपने पथ पर अग्रसर हो रहा है तो प्रकृति उसकी गति को कुछ समय के लिए रोक सकती है, उसके बाद में उसको फिर जाने के लिए कह सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको नहीं रोक सकती। गति पे पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती है और न ही उसकी दिशा बदली जा सकती। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवनिश्चयवादी विचारधारा है, ये संभववाद और नियतिवाद में सामंजस्य स्थापित करती है। जिस तरह से इन दोनों पूर्व की विचारधाराओं में अतिवाद देखा गया है, वहीं पर ये जो नवनिश्चयवाद है, नवनीतिवाद है या रुको और जाओ नीतिवाद है, इसमें दोनों विचारधाराओं में या मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य और सहयोग पर बल दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तव में यदि मानव को आगे बढ़ना है तो प्रकृति का सहयोग लेना ही पड़ेगा, और प्रकृति भी इतनी पावरफुल नहीं है कि मानव की गति को शून्य कर दे। प्रकृति मानव की गति को कम या ज़्यादा कर सकती है, लेकिन शून्य नहीं कर सकती। इस तरह से ये विचारधारा, नवनिश्चयवाद की विचारधारा पूर्ण होती है, और इसी के साथ मानव भूगोल का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, मानव पर्यावरण संबंध, मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।